हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू एडीआरजीएस एकेडमी डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड एनसीईएल हाल ही में चर्चा में है। ठीक है, और चर्चा का कारण है कि इसका गठन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के द्वारा। ठीक है, जो कि अमित शाह जी हैं, इनके द्वारा एनसीईएल का गठन हाल ही में किया गया। और उद्देश्य क्या है एनसीईएल के गठन के पीछे? तो सहकारी समितियों को निर्यात अवसरों की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, एनसीईएल के गठन के पीछे जो उद्देश्य क्या है कि सहकारी समितियां निर्यात अवसरों का लाभ उठा सके, इसके लिए इसका गठन किया गया है। नेशनल सिंपोजियम ऑन कोऑपरेटिव्स का आयोजन भी इसी अवसर पर किया गया। ठीक है, नेशनल सिंपोजियम का मतलब क्या है कि कोऑपरेटिव के मामलों में सहकारिता के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी इस अवसर पर किया गया है। इसमें एनसीईएल के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हाल ही में आयोजित किया गया। कहां पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया और इसके ऑर्गेनाइजर रहे हैं आईसीसीआर। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के तत्वावधान में या उनकी देखरेख में इस महोत्सव का आयोजन भारत में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नृत्य और संगीत से संबंधित ये महोत्सव है। शुभमन गिल हाल ही में चर्चा में आ गए क्योंकि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। और ये रन बनाने के लिए उन्होंने कितनी पारियां खेली? 38। ठीक है, 38 पारियों में उन्होंने ये गौरव हासिल किया। और इस मामले में उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा वो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हाशिम अमला का तोड़ा है। हाशिम अमला ने 40 पारियों में 2000 रन बनाकर अपने पूर्ववर्ती पाकिस्तान के खिलाड़ी जहीर अब्बास का रिकॉर्ड तोड़ा था। जहीर अब्बास का रिकॉर्ड कितना था? 45। ठीक है, 45 पारी में उन्होंने 2000 रन बनाए थे। अमला ने 40 में बनाए और शुभमन गिल ने 38 पारियों में 2000 रन बनाकर अमला का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत टेक्स्ट 2024 हाल ही में चर्चा। यहाँ टेक्स्ट का मतलब है टेक्सटाइल्स। ठीक है, कपड़ा उद्योग से संबंधित है। देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो फरवरी 2024 में भारत में न्यू दिल्ली में भारत मंडपम और यशो भूमि परिसर में इस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा की गई है, इसीलिए ये इसमें चर्चा में। उद्देश्य क्या है? तो कपड़ा के क्षेत्र में भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। ठीक है, भारत पहले से भी कॉटन के मामले में, ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले या उनके औपनिवेशिक शासन जब तक दृढ़ता से स्थापित नहीं हुआ था, तो कपड़ा कॉटन के एक्सपोर्ट के मामले में हम दुनिया में सबसे ऊपर रहे हैं। ठीक है, तो उस गौरव को फिर से प्राप्त करना है, उस महाशक्ति को फिर से स्थापित करने की क्षमता का प्रदर्शन करना है और भारत को ये दिखाना है कि वैश्विक आपूर्ति के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। तो पहली विशेषता ये कि बीटीई अर्थात भारत टेक्सटाइल एक्सपो विश्व की सबसे बड़ी कपड़ा प्रदर्शनी है। दूसरी बात कि इस समय कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु भी इससे संबंधित है जिन्हें आप याद रख सकते हैं, फैक्ट्स हैं। एक्सरसाइज हैरिमाओ शक्ति 2023। ठीक है, इसका आयोजन होना है अक्टूबर लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक के बीच ये संपन्न होगी। और भारत मलेशिया की थल सेनाओं के बीच ये होता है। ठीक है, भारत और मलेशिया की थल सेनाओं के बीच, याद रखिए, थल सेना के बीच होना है। ठीक है, आर्मीज के बीच में। और भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट इसमें भाग ले रहे हैं। राजपूत रेजिमेंट की कोई एक बटालियन भाग ले रही है क्योंकि राजपूत रेजिमेंट के अंतर्गत बहुत सारी बटालियन है। ठीक है, रेजिमेंट बटालियन से बड़ी उदाहरण है, जबकि मलेशिया की तरफ से 5th रॉयल बटालियन हिस्सा लेगी। आयोजन आयोजन कहाँ पर होगा? उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा, जैसे कि बताया अक्टूबर नवंबर में। पिछला संस्करण मलेशिया में हुआ था। ठीक है, तो अब भारत का नंबर है, एक बार यहाँ होता है, एक बार वहां होता है। उद्देश्य देख लेते हैं कि हरिमाऊ एक्सरसाइज के उद्देश्य क्या है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन के संचालन के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मल्टी डोमेन ऑपरेशन के संचालन के सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना है। यहाँ पर मल्टी डोमेन का मतलब क्या होता है कि विविध क्षेत्र में ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। जैसे जंगल में दिया जाएगा, पहाड़ों में दिया जाएगा, सिटीज में दिया जाएगा। ठीक है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में दिया जाएगा। इसके अलावा विविध प्रकार के, जैसे ड्रोन के हमले का कैसे वो करना है, और घायल सैनिकों को किस तरह वहां ट्रीटमेंट देना है या वहां से हटाना है। ठीक है, ऐसे सारे प्रदर्शन इस अभ्यास के दौरान किए जाएंगे। दूसरा, एक दूसरे की सर्वोत्तम युद्ध रणनीतिक प्रथाओं को साझा किया जाएगा। ठीक, हर देश की सेना की कोई ना कोई अपनी खासियत होती है जो उसकी अपनी विशिष्टता होती है, तो ये दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे।
आगे देखते हैं, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक, तो ये भी एक ब्रॉड टर्म हो गया आपका। ये रहे आपके उद्देश्य हरिमाऊ एक्सरसाइज के। आगे देखते हैं, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश हाल ही में चर्चा में आ गए। देखते हैं क्यों। क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से। ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक हैं और अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार जो वितरित किए गए हैं तो उनमें 2 नाम भारतीयों के भी हैं, भारतीय अमेरिकियों के। ठीक है, ये क्या है, एनआरआई हैं, इन्हें भी ये पुरस्कार मिला हुआ है। देख लेते हैं अशोक गाडगिल को क्या मिला है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशनल मेडल मिला है, नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशनल मेडल मिला है अशोक गाडगिल को, जबकि सुब्रा सुरेश को मिला है नेशनल मेडल ऑफ साइंस। ये दोनों अवार्ड अलग अलग हैं जो कि अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कारों के अंतर्गत आते हैं। केवल इन्हीं 2 को नहीं मिला है। ठीक है, हमें भारतीयों से मतलब है तो हमने अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को मेंशन किया है यहाँ पर। डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ को आप जानते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई हैं और हाल ही में चर्चा में है क्योंकि हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से इनको सम्मानित किया है। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ हार्वर्ड लॉ स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, वहां पर उन्हें एलएलएम और लॉ में पीएचडी की उपाधि धारण की है। तो ये हार्वर्ड के लॉ स्कूल के लिए गौरवशाली बात है कि उनका एक छात्र एक किसी देश का सीजेआई है, अर्थात न्याय के मामले में सर्वोच्च अधिकारी सर्वोच्चता की स्थिति धारण करता है। विशन सिंह बेदी हाल ही में चर्चा में रहे क्योंकि इनका निधन हो गया है और ये भारत के प्रसिद्ध स्पिनर रहे, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर रहे और बहुत ही फेमस स्पिनर रहे, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते रहे। इनका कैरियर देख लेते हैं तो इन्होंने 67 टेस्ट मैच खेले हैं। वनडे मैच इन्होंने कम खेले हैं क्योंकि जो जो इनका समय था उस समय वनडे मैच इतने पॉपुलर नहीं थे। 1967 में इन्होंने पदार्पण किया था। ठीक है, हालांकि इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, बस बताने के लिए बता रहा हूँ। 1967 में इन्होंने पदार्पण किया था, 67 टेस्ट मैच खेले हैं, 10 वनडे खेले हैं। टेस्ट मैच की में इनकी उपलब्धियां खास रही हैं, वो देख लेते हैं। 267 टोटल विकेट लिए हैं इन्होंने और टेस्ट मैच में 14 बार, ठीक है, 14 टाइम्स इन्होंने 5 विकेट लिए हैं। तो ये उपाधियां रही हैं विशन सिंह बेदी की। नेशनल मोल डे, ठीक है, एनएमडी देख लेते हैं। नेशनल मोल डे क्या है, 23 अक्टूबर को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। ठीक है, ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय डे है पर चूंकि नेशनल मोल डे फाउंडेशन ने इसको गठित किया था, इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसको नेशनल मोल डे बोलते हैं। बल्कि ये नेशनल से संबंधित नहीं, क्या है, ये इंटरनेशनल है। एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, केमिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो रसायन विज्ञानियों के द्वारा मनाया जाता है एनएमडी। एवोगैड्रो नंबर, केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी की याद में इसे मनाया जाता है। एवोगैड्रो में नंबर होता क्या, थोड़ा फैक्ट्स भी देख लीजिए। 6.022 मल्टीप्लाइड 10 बाई 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, ये एक एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, इसे एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। एन से इसको डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। और ये होता क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये इसके डेफिनेशन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मोल में कितने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। तो पार्टिकल्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं एक मोल के अंतर्गत, कितने एटम है, एटम हो सकता है, कितने मॉलिक्यूल हैं, ये भी हो सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस हाल ही में मनाया गया। 23 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 23 अक्टूबर। और इसे हिमालय का भूत, चूंकि भारतीय संदर्भ आता है तो इसे हिमालय का भूत बोलते हैं, अदरवाइज ये घोस्ट ऑफ माउंटेन्स बोला जाता है। ठीक है, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में ऊंचाई में रहने का अभ्यस्त है ये जानवर। और चूंकि ये आदमी लोगों को बहुत रेयरली दिखाई देता है, छिपने की प्रवृत्ति होती है इसकी। ठीक है, तो इसे जब भी ये दिखता है तो लोग या तो डर जाते हैं या, और शायद इसीलिए इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स या हिमालय का भूत कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका देख लेते हैं, पैंथेरा एंसिया। ठीक है, पैंथेरा एंसिया, और इसकी फैमिली है फेलिडे और जीनस पैंथेरा ही है, यहाँ से लिए गए हैं। ठीक, ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक, जो ये बिग कैट के इस कैटेगरी में आता है तो इनके नाम वगैरह पता होने चाहिए क्योंकि क्या वल्नरेबल कैटेगरी में है, संकटापन्न।
आवास जैसे मैंने बताया मध्य और दक्षिण एशिया के ऊंचे पर्वतीय भागों में है। तो भारत भी दक्षिण एशिया का हिस्सा है। भारत में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। स्टेटस जैसे मैंने बताया, IUCN ने इसे वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है। हिंदी में बिल्कुल मत याद करिए कैटेगरी वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, क्योंकि हिंदी में आप कंफ्यूज होंगे। हमेशा वल्नरेबल मतलब वल्नरेबल बस, ठीक है। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण घटनाएं और निश्चित रूप से आपको इनका लाभ मिलेगा। समर्थन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अगले सेशन में।